सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस टीचर केमिस्ट्री। माय नेम इज शुभ्रा मुखर्जी और मैं आज शुरू करने वाले हूँ क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका एक अच्छा शानदार सा टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हम सभी क्लास 9th में 10th में पढ़े आए होंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स का फुल नेम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन 1808 में एक थ्योरी दी थी। उसमें कई सारे पोस्टुलेट्स थे। उसमें से कुछ पोस्टुलेट्स सही थे और कुछ पोस्टुलेट्स गलत भी थे। एक ऑसवाल्ड साइंटिस्ट एटम्स वर्ड की डिस्कवरी की थी। तो जिसके हिसाब से उन्होंने बोला था कि ये जो एटम है वो फंडामेंटल यूनिट है। हर सब्सटेंस का फंडामेंटल यूनिट है एटम। फंडामेंटल यूनिट मतलब सबसे छोटा चीज जिसको रिपीट करते हुए एक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं बॉडी इज बिल्ड विथ सेल्स। बॉडी का जो फंडामेंटल यूनिट है वो है सेल। सेम एज जो सब्सटेंस होता है उसका ही फंडामेंटल यूनिट होता है एटम। चाहे कोई बड़ी चीज या कोई छोटी चीज, उसके उसमें एटम जो है वो बार बार रिपीट होते हुए एक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कई सारे केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन में जो दो एलिमेंट्स होता है वो एलिमेंट्स का एटम्स आपस में कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। तो यहाँ पे कार्बन का एटम और ऑक्सीजन का एटम आपस में मिलके कार्बन का एटम और ऑक्सीजन का एटम आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जॉन डाल्टन ने जो पोस्टुलेट दी थी वो क्या है और उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट फीचर्स, ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड बाय स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हम सब जानते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक होता है, यहाँ पे S ब्लॉक होता है, यहाँ पे D ब्लॉक होता है, यहाँ पे P ब्लॉक और नीचे F ब्लॉक होता है। ये जो S ब्लॉक होता है, D ब्लॉक, P ब्लॉक, F ब्लॉक जो होता है इसमें, उसमें जो एलिमेंट्स होता है वो छोटी छोटी एटम्स से बना होता है। ये पोस्टुलेट्स में बोलना चाहता है ये कि दुनिया में सब एलिमेंट सब्सटेंस सब कुछ कुछ छोटी छोटी एटम्स से बना हुआ होता है। एक छोटे एटम्स वो रिपीट होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि हम लोग एलिमेंट सब्सटेंस नाम के जानते हैं। सो ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड बाय स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कुल हर एलिमेंट एक छोटा छोटा एटम्स के पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। ओके, ठीक है। दूसरा, अब सेकंड पोस्टुलेट्स क्या है, सेकंड फीचर से एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर ऑल अलाइक। एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर ऑल अलाइक। सपोज मान लीजिए हमने एक सोडियम का टुकड़ा लिया है। सोडियम का एटॉमिक मास क्या है? 23 और एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, अब यहाँ पे ये है सोडियम का एटम। सोडियम का एटम है। अब सोडियम का एक एटम अगर गोल है, सभी एटम गोल ही होगा। ये एटम गोल होगा तो ये एटम गोल होगा, सभी एक एटम गोल है तो सभी एटम गोल ही होगा। और इसके एटॉमिक मास 23 है तो 23 मास एक ही होगा। मतलब एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम्स है वो सभी एक जैसा है। अगर गोल है तो सभी गोल है, चौका है तो सभी चौका है। बट डिफर विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। जैसे कि हम यहाँ पे कॉपर ले लिया। कॉपर 63.5 एटॉमिक मास।
एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आर ऑल अलाइक। हमने एक टुकड़ा ले लिया सोडियम का। अब सोडियम के टुकड़ा में जो सोडियम का एटम है सब एक जैसा होगा। अगर एक एटम गोल है तो सभी एटम गोल गोल होगा। इसका मास 23 है, तो सभी सोडियम का सभी एटम्स का मास 23 होगा। तो पर्टिकुलर मास रहेगा, एक पर्टिकुलर शेप रहेगा। अब बट डिफर विथ द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। अब हमने कॉपर का एक टुकड़ा ले लिया, जिसका कॉपर का जो एटम है, ये कॉपर का एटम है। अब ये कॉपर का जो एटम है वो इससे अलग होगा। कॉपर का मास कितना है? 63.5। सो पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होगा वो सब एक जैसा होगा। ये डिफरेंट होगा सिर्फ अलग एलिमेंट से। अलग एलिमेंट का जो मास है उससे ये डिफर होगा, अलग एलिमेंट का जो शेप है उससे डिफर। अगर हम एक ही एलिमेंट्स के एटम्स को देखें तो उसमें हम सिमिलरिटी देखेंगे, स्ट्रक्चर सेम होगा, एटॉमिक मास सेम होगा। अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स को देखें तो उनमें से हमको डिफरेंस नजर आएगा। वरना अगर एक ही एलिमेंट्स के एटम देखें तो उनमें हम सिमिलरिटी देखेंगे। ओके, अब इसमें हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज एन ultimate particle and has a characteristics mass but is structureless। फर्स्ट देखिए अल्टरनेट पार्टिकल मतलब क्या? अल्टरनेट पार्टिकल मतलब फाइनल पार्टिकल। एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जिसको कहते हैं फाइनल पार्टिकल। सबसे छोटा पार्ट हम एटम्स को कहते हैं। एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जो कि है एटम्स, उसको हम फाइनल पार्टिकल कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाता है। यहाँ पे कार्बन 12 ग्राम है, यहाँ पे भी कार्बन 12 ग्राम है। कार्बन का वेट, यहाँ पे कार्बन का एटम ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करके कंपाउंड बना जो कि CO2। फिर भी इसका मास 12 ही रहा, मतलब एटॉमिक मास का भी चेंज नहीं होगा। इसको हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। उसमें क्या कहा था? मास neither be created nor be destroyed। मास को हम तैयार भी नहीं कर सकते और मास को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो एंड हैज ए कैरेक्टरिस्टिक मास बट इज स्ट्रक्चरलेस। इस मास इज कैरेक्टरिस्टिक्स बट इज स्ट्रक्चरलेस। ठीक है, उसमें कहा होगा कि एटम इज इंडेस्ट्रक्टिबल एंड दैट इज इंडेस्ट्रक्टिबल, मतलब एटम को हम तोड़ नहीं सकते, एटम को तोड़ के हम कुछ नया पैदा नहीं कर सकते। ये अल्टीमेट पार्टिकल है, ये मतलब फाइनल पार्टिकल। इससे छोटा पार्टिकल इस दुनिया में है ही नहीं कुछ। एक सब्सटेंस में जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा एटम, और उसको तोड़ के हम कुछ नया पैदा नहीं कर सकते हैं। अब इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम्स को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते नॉर भी डिस्ट्रॉयड, हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। सिंपल केमिकल रिएक्शन, सिंपल केमिकल रिएक्शन जैसे कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला और H2O बन गया। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मास है 16 और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मास है 16, यही रहेगा। एटम को हम यहाँ पे तोड़ नहीं सकते। ये हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन का एटम मिक्स होकर H2O बन जाएगा। रिएक्शन होता है। सिंपल केमिकल रिएक्शन में हम एटम्स को नहीं तोड़ सकते, मगर न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन जो होता है उनमें हम एटम्स को तोड़ सकते हैं। वो अलग, ये जो एटम्स है वो फाइनल पार्टिकल है, इससे छोटा चीज कोई है नहीं, इसलिए हम इसको ना क्रिएट कर सकते हैं एटम्स को, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड देखते हैं। देखिए, एटम ऑफ एन एलिमेंट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये हम सभी जानते हैं कि ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इसका एटम और इसका एटम मिक्स होकर ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, इसका एटम और इसका एटम कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनता है।
एटम का एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में एटम का एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड और मॉलिक्यूल बनाता है। इन ए गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर सेम। ओके, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2। यही कह रहा है कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर सेम। और यहाँ पे कार्बन एक कार्बन दो ऑक्सीजन मिलके एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। यह ग्रुप ऑफ एटम जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल, जिसको पहले कॉम्पाउंड एटम कहते थे। मॉलिक्यूल को पहले कॉम्पाउंड एटम कहा जाता था। Then different elements combine in a fixed ratio of small whole number to form compound atoms. Compound atom क्या है तो हमने जान लिया। अब atoms of different elements combine in fixed ratio of small whole number। देखिए यहाँ पे कार्बन है 1, ऑक्सीजन है 2, मतलब 1:2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार्बन है 1 और ऑक्सीजन है 2, मतलब यहाँ पे 1:2। रिएक्टेंट का रेशियो है और प्रोडक्ट का रेशियो दोनों सेम है और होल नंबर, सिंपल होल नंबर का रेशियो है। रिएक्टेंट का जो रेशियो है और प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो सेम है और सिंपल होल नंबर में है। तो फिर से एक बार रीड करते हैं। इन ए गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर सेम। रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर सेम। यहाँ पे भी कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। Atoms of different elements combine in a fixed ratio of small whole numbers। यहाँ पे भी 1:2 प्रोडक्ट का भी और रिएक्टेंट का भी 1:2 और प्रोडक्ट का भी 1:2 to form compounds atoms। अब हम देखेंगे इस पोस्टुलेट्स का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसका फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट एडवांटेज है डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डाल्टन थ्योरी द लॉज ऑफ कंजर्वेशन मास ये कहता है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट बनता है, उसमें उनका यहाँ पे मास 12 है, यहाँ पे मास 12 है। रिएक्टेंट पे भी मास 12 ही है। फिर ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना, प्रोडक्ट बना, फिर भी यहाँ पे मास 12 भी है। तो द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास neither be created nor be destroyed। मास को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इसको एक कंडीशन से अलग कंडीशन में हम ट्रांसफर कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर मास को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते। यहाँ पे जो मास है और यहाँ पे जो मास है दो बराबर होगी, ठीक है। और कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन का कुछ लॉज है, जैसे कि द लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम, वो भी इस थ्योरी के तहत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड एडवांटेज क्या है? एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन जब होता है तब एलिमेंट्स का जो एटम होता है वो आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट और एक मॉलिक्यूल तैयार करता है। चलिए अब हम देखेंगे कि इसका डिसएडवांटेजेस कहाँ कहाँ पे है। डिसएडवांटेज फर्स्ट क्या है? देयर आर नो मेंशन एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने इस थ्योरी में एटॉमिक वेट के बारे में बात ही नहीं की। इन्होंने कहा एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, वो उससे ज्यादा छोटा कोई है ही नहीं, ठीक है। बट उसने सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बारे में बात ही नहीं की। तो
उन्होंने सिर्फ बोला था कि जो एटम्स है वो फाइनल पार्टिकल है और उससे ज़्यादा छोटा कुछ है ही नहीं, और जो एटॉमिक पार्टिकल्स है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बारे में कुछ बात ही नहीं की। तो इसका एक ही डिसएडवांटेज है, जैसे कि इसने एटॉमिक वेट के बारे में बात ही नहीं की। ठीक है, ये है फर्स्ट एडवांटेजेस कि इन्होंने एटॉमिक वेट के बारे में बात ही नहीं करा। और सेकंड एडवांटेजेस क्या है? सेकंड एडवांटेजेस है he could not explain that why do atoms of some elements combine with each other। इन्होंने क्या कहा था कि एक कार्बन का एटम और ऑक्सीजन का एटम आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, मगर क्यों बनाएगा ये एक्सप्लेन नहीं करा था। कार्बन का एटम ऑक्सीजन का एटम एक साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, मगर क्यों बनाएगा नहीं बताया। ये कंबाइन करके CO2 क्यों बनाया, इसका एक्सप्लेनेशन हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के तहत नहीं दे सकते। कुछ नोबेल गैस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे कि रेडन, जेनॉन, आर्गन, क्रिप्टन एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब क्यों नहीं करता है? केमिकल रिएक्शन में नोबेल गैस पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? इसका एक्सप्लेनेशन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से हम नहीं दे सकते हैं। The law of definite proportion fails to different isotopes are used। Isotopes क्या है? Isotopes वो है जिसका एटॉमिक मास different but atomic number are same। जैसे कि कार्बन का भी आइसोटोप्स होता है, ऑक्सीजन का होता है, हाइड्रोजन का होता है। मान लीजिए कार्बन का हमने दो आइसोटोप्स लिखा C612 C614। अब द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या बोला था कि जो एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट में एलिमेंट का वेट का जो रेशियो होगा वो प्रोडक्ट में जो एलिमेंट का रेशियो होगा उससे इक्वल होगा। मगर जब आइसोटोप की बारी आती है तब क्या होता है, यहाँ पे 12, 32, यहाँ पे 3:8 और यहाँ 40। एक बार कार्बन का आइसोटोप है तो कार्बन का एक बार मास 40, एक बार 12, तब 7:16। तब रिएक्टेंट का जो रेशियो है, प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं हुआ। अगर आइसोटोप की बात नहीं आती तब ये रेशियो सेम होगा, ये भी 3:8 होता, ये भी 3:8 होता, मगर इसलिए ये इक्वल नहीं हुआ क्योंकि आइसोटोप आ गया। तो आइसोटोप जब आया तब इक्वल नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गया। इन्होंने सिर्फ कहा था कि जो रिएक्टेंट का जो वेट का रेशियो है और प्रोडक्ट का वेट का जो रेशियो है वो सेम है, मगर जब आइसोटोप्स की बात आती है तब ये डिफरेंट हो जाता है और इक्वल नहीं होता। इस बात का एक्सप्लेनेशन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के तहत हमने नहीं दे पाएंगे। इस बात का एक्सप्लेनेशन डाल्टन ने नहीं दी थी एटॉमिक थ्योरी में। ठीक है, तो चलिए आज यही तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।